एक हीटर एक कंबल में ससुराल और मायके वाले। पता नहीं कैसे गरीब घर में माँ और पिताजी ने भैया का रिश्ता कर दिया। इन गरीबों से एक बैंक्वेट हॉल भी बुक नहीं हुआ, बस टेंट लगाकर कर दी शादी। चंचल दीदी, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से देखकर करता है। नीलू, तू ना मुझे ज्ञान मत दे, छोटी है छोटी की तरह रहे। एक तो इस कड़कड़ाती ठंड में मेरी बिल्कुल कुल्फी जम रही है। कोई चाय कॉफी का इंतजाम भी नहीं रखा है इन्होंने कि कॉफी पीकर थोड़ी तो गर्माहट आ जाती। तभी गरीब हरिहर अपनी बेटी इंदु को गले से लगाकर विदा करते हुए गाड़ी तक लाता है। इंदु मेरी बच्ची। बाबूजी, इन लोगों का ये ड्रामा जाने कब खत्म होगा। यहाँ ठंड के मारे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलने को हो रही है। जीजा जी, मेरी दीदी का ख्याल रखना। हाँ गौरी, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इंदु डबडबाई आंखों से अपने मायके के गरीब घर आंगन को एक टक निहारकर गाड़ी में बैठ जाती है और विदा होकर अपने ससुराल चली आती है, जहां अंजना उसका स्वागत करती है। आओ इंदु बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इंदु अपनी सास ससुर के पैर छूती है कि थोड़ी देर में सोने की तैयारी होने लगती है। नीलू बेटी, जल्दी से सभी के लिए बिस्तर लगा दे। जी माँ। चंचल, तू यहाँ बैठी हीटर सेक रही है, बिस्तर लगवा। नहीं पिताजी, मुझे जोरों की ठंड लग रही है। आप जाकर तो हीटर की हवा से मेरे हाथ थोड़े गर्म हुए हैं। रहने दीजिए ससुर जी, मैं लगा देती हूँ बिस्तर। इसके बाद सभी सो जाते हैं, पर सबसे बड़ा मसला था इंदु के उतने बड़े ससुराल में उनके पास ओढ़ने को एक ही कंबल था, वो भी एकदम पुराना। अभी ठंड कम थी इसलिए सभी सो गए, पर गुजरते दिनों के साथ कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी। अब चंचल सारा दिन कंबल में हीटर के आगे पड़ी रहती। माँ, कितनी ठंड हो रही है। तभी ठंडे बर्फीले पानी में इंदु बर्तन मांजकर कपकपाते हुए आती है। भाभी, आप ठीक तो हैं? नहीं ननद जी, बड़ी ठंड लग रही है। ठंड के चलते बेचारी बहू के दांत भी किटकिटाने लगते हैं कि अंजना का ध्यान इंदु के हाथ पैरों पर जाता है। हे भगवान, क्या बहू, तेरे हाथ पांव कितने सूज गए हैं। माँ, भाभी बर्फीले ठंडे पानी में दिन रात काम करती है, तो हाथ पांव तो सूजेंगे ही ना। बहू, तू कंबल ओढ़ कर बैठ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चंचल, चल कंबल अपनी भाभी को दे। पर माँ, मुझे भी तो ठंड लग रही है ना। अंजना कंबल लेकर इंदु को ओढ़ा देती है। बहू, तू इसी हीटर में बैठ, इसे तेरे शरीर से थोड़ी गर्माहट मिलेगी। भाभी, मैं हीटर चला देती हूँ। इसके बाद अंजना तेल गर्म करके अपनी गरीब बहू के पैरों में मालिश करती है। अपनी सास ननद का परवाह और प्यार देखकर गरीब इंदु की आंखें भर आती हैं। बहू, तू रो रही है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ जी, सारा दर्द मिट गया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे सास के रूप में माँ और बहन जैसी ननद मिली। ऐसे ही वक्त बीतता है और इंदु गर्भवती हो जाती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। अजी, सुना आपने, आप दादा बनने वाले हैं। और तुम दादी। भाग्यवान हमारा मनोज बाप बनने वाला है। और हम बनेंगी बुआ। बहू, तूने इस घर को आज इतनी बड़ी खुशखबरी देकर खुशियों से भर दिया है। मनोज बेटा, आज ही बहू के मायके जाकर उसके माँ बाबू जी को यह खुशखबरी दे देना, और यह मिठाई भी। जी माँ। पर जैसे ही मनोज इंदु के घर आता है तो उनका मिट्टी का घर ढहा देखकर मनोज असमंजस में रह जाता है। वह देखता है कि गौरी, सीता, हरिहर तीनों वहीं मिट्टी पर बैठे कपकपा रहे थे। माँ जी, बाबूजी, प्रणाम। अरे दामाद जी, आप? ये सब कब और कैसे हुआ? गरीबों के घर का कहाँ भरोसा होता है दामाद जी। और जब ऊपर वाले को ही हम पर दया नहीं, तभी तो हम जैसे गरीबों पर ऐसे सितम ढाता है। कभी रोटी के लिए रुलाता है तो कभी बेघर करके सड़क पर ले आता है। कहते कहते हरिहर की बूढ़ी आंखें भीग जाती हैं। माँ जी, बाबूजी, आप लोग मेरे साथ चलिए। यह इस सर्दी में इस तरह रहना आपके बूढ़े शरीर के लिए ठीक नहीं है। मनोज इंदु के मायके वालों को अपने घर ले आता है और सारी बात बताता है। तूने बहुत अच्छा किया मनोज। सीता बहन, हरिहर भाई साहब, मन में किसी भी तरह का कोई हिचक मत रखिएगा, क्योंकि ये भी आपका अपना परिवार है। बहू, सभी के लिए चाय पानी बना दो। चलिए दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। सभी खा पी लेते हैं और सोने की बारी आती है। ऐसे में रात होने तक ठंड 4 गुना बढ़ चुकी थी।
जिससे रूम में बर्फ जितनी ठंडक थी। यहाँ तो बड़ी ठंड लग रही है। जाड़ा तो मुझे भी बहुत लग रहा है सीता, बस कुछ दिन जैसे तैसे यहाँ काटना होगा। एक आध महीने में इंदु की शादी में लिया कर्जा उतर जाए तो फिर अपने घर बनाने की सोचेंगे, क्योंकि एक कर्ज के साथ दूसरे कर्ज में हाथ डालना ठीक नहीं है। ठंड से सभी की कपकपी छूटने लगती है। ऐसे में एक कंबल होने की वजह से किसी को भी वह पूरा नहीं पड़ता। किसी का हाथ तो किसी का पैर कंबल से बाहर होता है। सभी के बीच कंबल की छीना छीनी होने लगती है। इंदु दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जरा भी कंबल नहीं मेरे ऊपर। एक काम कर गौरी, तू मेरी जगह पर आ जा। पर दीदी आप, मेरी चिंता मत कर। इंदु गौरी को अपनी जगह पर सुला देती है और खुद ठंड में ठिठुरती रहती है। अरे आज ये एकदम से इतनी ठंड क्यों लग रही है? अरे नीलू बेटी, हीटर तो चलाया है तूने? हाँ माँ, हीटर चलाया है। फिर कमरा क्यों नहीं गर्म हो रहा? ओहो, आज तो हीटर चलाने से भी बात नहीं बन रही है। खून जमने को हो रहा है। शरीर को ये सर्दी और नहीं सही जा रही। माँ, हीटर 5 साल पुराना हो गया है, इसलिए उसकी हवा धीमी हो गई है। उसकी गारंटी बस 2 साल की थी। जैसे तैसे इंदु के मायके और ससुराल वालों की सर्दी इस एक कंबल और हीटर में सारी की सारी रात कांपते ठिठुरते कटती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ और भी कड़कड़ाती ठंड बढ़ती है। अब दिन रात ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, पर अभी पूरे परिवार को एक कंबल हीटर होने की वजह से काफी समस्याएं उठानी पड़ती हैं और सबसे ज्यादा परेशानी बेचारी बहू को उठानी पड़ती है। ऐसे में ज्यादा ठंड के चलते उसके हाथ पैर और भी जगह जगह से सूजकर मोटे मोटे हो जाते हैं। बहू, तेरे पैर भारी हैं और ठंड इतनी ज्यादा है, तू अपना ध्यान रखा कर। आज तू कंबल के बीच में सोना, वरना अगर तुझे ज्यादा सर्दी लग जाएगी तो तेरे अंदर पल रहे बच्चे को भी ठंड लग जाएगी और निमोनिया ना हो जाए। अंजना अपनी बहू को कंबल के बीच में सुला देती है। वहीं उस दिन चंचल एकदम कोने में हो जाती है, जिससे उसे ओढ़ने को कंबल नहीं मिलता। तभी वो कंबल छीन लेती है। अरे अंकल आंटी जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जरा भी कंबल नहीं मिल रहा। सारा कंबल आपने सुपड़ लिया है। चंचल, ये तुम माँ जी बाबूजी से किस तरह से बात कर रही हो? वो हमारे घर में मेहमान हैं। भैया, मुझे ना ठंड में अपनी पड़ी है। आप उनके दामाद लगते हैं और वो आपके सास ससुर, तो यह रिश्ता भी आप ही निभाइए। यहाँ ठंड से मेरा बुरा हाल है और इस गरीबी में अपने ही परिवार को यह कंबल और हीटर पूरा नहीं पड़ रहा था और आप उठा लाए भाभी के मायके वालों को और भर दिया एक ही कंबल में। ननद के दिए तानों से बेचारी गरीब बहू के मायके वालों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अंजना कहती है, बस चंचल, तुम्हारे जो जी में आए जा रहा है तुम बोली जा रही हो। भगवान ना करे अगर कल को यह दिन हम पर पड़ जाए और हम तुम्हारे ससुराल आए और तुम्हारी नंद भी इसी तरह से हमें ताने दे, तो क्या तुम्हें बर्दाश्त हो पाएगा? अपनी माँ की बातों को सुनकर चंचल एकदम से चुप हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अंकल आंटी जी, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। ये नहीं समझा कि आप दुख में यहाँ आए हैं। ऐसे ही थोड़े दिन एक ही कंबल हीटर में सब गुजारा करते हैं और एक दिन मनोज नया कंबल और बड़ा हीटर खरीद कर लाता है। माँ बाबूजी देखिए, मैं एक और नया कंबल हीटर ले आया। अब हम सभी को ठंड में इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मगर ये तो बड़ा महंगा लगता है। इसमें तो आपकी आधी तनख्वाह चली गई होगी। अब 1 महीने तक घर का खर्चा, राशन पानी, ये सब कैसे चलेगा? इंदु, तुम चिंता मत करो। तनख्वाह के पैसे में से 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। ये तो मैंने फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाया था, वो भी पूरे महीने। उसी में से हीटर और कंबल खरीद कर लाया हूँ। उस दिन एक कंबल हीटर में उस गरीब बहू का ससुराल, तो वहीं दूसरे कंबल हीटर में उसका मायका बड़ी आराम से सोते हैं। और कर्ज उतरने के थोड़े दिन में हरिहर अपनी छत तैयार करवा लेता है। अपनी माता पिता की अर्थी को जलते हुए देख गुंजन फूट फूट कर रो रही थी। माँ, पिताजी, आप दोनों ही हम दोनों को छोड़कर चले गए तो अब मैं अकेली अपनी बहन का सहारा कैसे बनूंगी? मैं कैसे अपनी बहन को बड़ा करूंगी? इस पूरी दुनिया में आप दोनों के अलावा हम दोनों बहनों का था ही कौन? चिता को जलते हुए देख गुंजन की छोटी बहन नित्य गुंजन से कहती है, गुंजन दीदी, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कितनी ठंड है, मैंने कोई स्वेटर भी नहीं पहन रखा है। माँ पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नित्य बहन,
अब माँ पिताजी हमारे पास कभी नहीं आ पाएंगे। वो भगवान के पास गए हैं और अब वही उनका घर है। चलो यहाँ से चलते हैं। गुंजन एक कलश में अपने माता पिता की अस्थियां डालकर वहां से अपने घर आ जाती है। उनका टूटा फूटा घर, जिसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। अब तुझे कैसे बताऊं, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन घर के अंदर खाने का एक दाना तक नहीं है। गुंजन अपनी बहन को घर में बिठाकर अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और कहती है, काकी, मेरी बहन बहुत भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ बचा कुछ है तो खाने को दे दो। देखो तो सही, वो उठाकर यहाँ पर आ गई है। यहाँ क्या धर्मशाला खोल रखी है मैंने जो तुझे कुछ खाने को दे दूं? जा, चली जा यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ी काकी बेचारी गुंजन को धमकाकर वहां से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन अपनी बहन के खाने का इंतजाम करने के लिए गांव के हर एक दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे एक कूड़े का खता दिखाई देता है, जहां पर एक होटल का वेटर होटल का बचा कुचा खाना फेंक कर चला जाता है। गुंजन उस कूड़े के ढेर के पास आती है और उसके अंदर से जो भी साफ सुथरा खाना उसे दिखाई देता है वह उसे उठा लेती है। मेरे पास अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए पैसे तो नहीं है, तो मैं क्यों ना यही अपनी बहन को खिला दूं? कम से कम उसका इससे पेट तो भर जाएगा। गुंजन ऐसा सोचकर खाना उठा लेती है। वहीं से कूड़े के ढेर में फटे पुराने गर्म कपड़े दिखाई पड़ते हैं। वह उन्हें भी उठाकर अपने घर पर ले आती है, जिनमें से वह एक छोटा सा स्वेटर अपनी छोटी बहन को पहना देती है और उसे खाना भी खिलाती है। यह लो नित्य, खाना खा लो, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है ना? नित्य जैसे ही वह खाना खाती है उसके मुंह में कांच का टुकड़ा आ जाता है और उसकी जुबान हल्की सी कट जाती है। इसके चलते वह अपने मुंह से सारा खाना उगल देती है और उसी में गुंजन को कांच का टुकड़ा भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारे नित्य के मुंह से खून निकलने लगता है। दीदी, आप ये खाना कहाँ से लेकर आई हो? देखो देखो, इसके अंदर से कांच का टुकड़ा निकला है, मेरी जुबान भी कट गई। गुंजन को अपनी बेबसी और अपनी बहन के मुंह से खून निकलते हुए देखकर रोना आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, मैंने गांव के लोगों से बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबसे खाना मांगा, किसी ने खाना नहीं दिया। हार कर मुझे कूड़े के ढेर पर ये खाना मिला, तो मैं खाना उठाकर यहाँ ले आई। मुझे नहीं पता था इसके अंदर कांच का टुकड़ा निकलेगा। मुझे माफ कर दे बहन, आज के बाद मैं तुझे ऐसा खाना कभी नहीं खिलाऊंगी, फिर चाहे मुझे कमाना ही क्यों ना पड़े। उस रात दोनों बहन पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन से ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बर्फ भी गिरती है। बढ़ती ठंड में गुंजन एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है, जहां उसे रोजाना के 200 रुपए मिल जाते। वह उन पैसों से अपने घर की जरूरत का सामान और अपनी बहन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाती है। कुछ दिन बाद वह अपनी बहन के लिए सर्दियों के लिए नए स्वेटर भी ले आती है। ऐसे ही अब गुंजन को उस फैक्ट्री में काम करते करते काफी समय बीत जाता है, जिसके चलते वह अपनी छोटी बहन को स्कूल भी पढ़ाना शुरू कर देती है और घर की परेशानियों को भी खत्म कर देती है। वक्त गुजरते गुजरते अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच नित्य बड़ी होकर बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ये क्या, मेरे अभी तक कपड़े भी नहीं धुले? मुझे ठंड लग रही है, एक सही सा स्वेटर भी नहीं है। देख रही हो दीदी, ये स्वेटर कितने पुराने हो गए। क्या आप मुझे नए कपड़े, नए स्वेटर नहीं दिला सकती हो? मेरी बहन, पैसों का जुगाड़ होने दे, जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुझे गर्म ऊन के स्वेटर और कपड़े भी दिला दूंगी। अरे ये सब तो ठीक नहीं है। क्या आपने मेरी शादी के बारे में सोचा? आपको पता है मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ? खुद तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें तो शादी नहीं करनी, लेकिन शादी को लेकर मेरे तो बहुत अरमान है। क्या तुम्हें मेरी शादी नहीं करवानी? कैसी बात कर रही हो नित्य, तुम्हारी शादी के लिए ही तो मैं पैसे जोड़ रही हूँ। कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मैं तुम्हारी शादी करूंगी। अपनी शादी से पहले तुम्हें मेरी शादी करनी है, ये याद रखना। कहीं पता चले खुद शादी करके अपने ससुराल विदा हो जाओ और मैं यहाँ झुनझुना हिलाती रह जाऊं। और हाँ, लड़का अमीर ही होना चाहिए, ना कि गरीब। गरीबी तो मैंने अपने साथ बहुत देख ली।
मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मुझे कूड़े का खाना खिलाया था और जिसमें कांच निकला था। ऐसा कहने के बाद नित्य अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वहीं बेचारी गुंजन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर बहुत से ख्याल चलने लगते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी बहन होने का फर्ज तो मैं निभा कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से गुंजन अपनी बहन नित्य के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं अमीर घर के रिश्ते आते तो हैं, लेकिन गुंजन से खूब सारा दहेज भी मांगते हैं, जो कि गुंजन के लिए बहुत कठिन था। वह एक के बाद एक रिश्ता देखते ही रहती है। इसी बीच एक हेमलता नाम की औरत गुंजन के घर पर उसकी बहन के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी बहन एक जोड़े में ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, अब बड़ी बहन तुम हो तो पहले छोटी बहन की शादी क्यों कर रही हो? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं उनका फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ तो क्या हुआ, पहली शादी मैं अपनी छोटी बहन की करना चाहती हूँ। हेमलता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में शादी की तारीख निकल आती है, लेकिन उससे पहले नित्य अपनी बहन से कहती है, पूरी उम्र तो मेरी गरीबी में निकाल दिया आपने, कम से कम मेरी शादी का लहंगा तो बनवा दिया होता। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने तुम्हारी शादी का जोड़ा बनवा दिया था। ये देखो कैसा लग रहा है तुम्हारा लहंगा। ये तो ठीक है, मेरी शादी में मुझे लाल रंग का स्वेटर भी दिला देना। मैं जा रही हूँ अब इसे पहन कर देखने के लिए। लहंगा बहुत प्यारा होता है। नित्य अपनी बहन को शुक्रिया अदा करना भी भूल जाती है। वह लहंगे को लेकर पहनने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और शादी के दिन बहुत ठंड होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फाइनली आज मेरी शादी हो गई। अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। नित्य मेरी बहन, आज बहुत ठंड है, तू ये शॉल ले ले, तुझे ठंड लग जाएगी। अपनी शॉल अपने पास रखो। अब मैं एक अमीर परिवार की बहू हूँ, मैं ये सस्ती शॉल नहीं ओढ़ने वाली। गुंजन अपनी बहन की शादी करके उसे खुशी खुशी विदा कर देती है। लेकिन अमीर ससुराल में आने के बाद गुंजन ने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं होता। उसका पति शराबी होता है और उसे बहुत मारता पीटता है। अरे ओ कुलटा कहीं की, मेरी शराब की बोतल दे मुझे। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने, और ये शराब से क्या तुम्हारा पेट नहीं भरता? अरे पहले ही इतने नशे में हो, और मत पियो। ऐसा कह के नित्य शराब की बोतल नीचे गिराकर तोड़ देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शराब की बोतल फोड़ डाली। ऐसा कह के अनुराग अपनी बेल्ट से नित्य को बहुत मारता पीटता है, जिसके बाद वह शराब पीने बाहर चला जाता है। वहीं पिटने के बाद नित्य को अपनी बड़ी बहन के प्यार की याद आने लगती है। बहुत शादी की पड़ी थी मुझे। मेरी बहन ने कर्ज उठा उठा कर मेरी शादी अमीर परिवार में कर तो दी, लेकिन मेरा पति मेरे ऊपर इतने अत्याचार करता है। ऊपर से मेरी सास, उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं। मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती थी। यहाँ ससुराल में मैं ठंड के मारे मरी जा रही हूँ। मेरी दीदी मुझे गर्म स्वेटर ठंड आने से पहले ही ला दिया करती थी। मैंने कभी उनके प्यार की कद्र नहीं की। अब उन्हें अपनी हालत के बारे में किस मुंह से बताऊं? उसी दिन गुंजन नित्य से मिलने उसके ससुराल आती है, जहाँ नित्य अपनी परेशानी छुपाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन गुंजन को उसकी हालत देखकर सब कुछ पता चल जाता है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, एक खरोच भी तुम्हें लगती है तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कितने दर्द में हो, और आज इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा रही थी। लो पहले ये स्वेटर पहनो, बहुत ठंड हो रही है। गुंजन अपना स्वेटर उतार कर अपनी बहन नित्य को दे देती है। अपनी बहन का प्यार देखकर गुंजन रो पड़ती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा शादी से पहले। आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे कहने पर मेरी शादी भी करवा दी, लेकिन देखो ना मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? गुंजन ऐसा कहकर नित्य को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह उसे अपने साथ अपने घर वापस ले आती है और उसके ससुराल वालों के ऊपर केस फाइल कर देती है, जिसके चलते उसके ससुराल वालों को जेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बार गुंजन बहुत सोच समझकर और परख कर अपनी बहन नित्य की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में करवाती है, जो कि बहुत समझदार लोग थे। नित्य वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है, जिसके बाद गुंजन को एक विवेक नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ अपना घर बसा लेती है। अब वो दोनों बहनें अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं।